जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों को मैं निधीश गोयल आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्ते, सभी का यथोचित अभिवादन, सभी का अभिनंदन। आज 27 मई है, 27 मई 2021। इसी दिन सन 1964 को एक घटना घटित हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये लोक छोड़ करके दूसरे लोक में गमन किए थे। आज 57 वर्ष हुए हैं उनका निधन हुए और 58वीं पुण्यतिथि आज से उनकी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिसके लिए जाना जाता है वो है आधुनिक भारत की दिशा निर्धारित करने वाला एक व्यक्ति। लेकिन क्या एक व्यक्ति पूरे भारत की और आधुनिक भारत की, अभी आधुनिक भारत का मतलब क्या है जरा ये भी समझ लेना चाहिए कि आधुनिकता किसको कहते हैं। विचारों की आधुनिकता, कपड़ों की आधुनिकता, संप्रदायों की आधुनिकता, या आधुनिकता का मतलब क्या है? क्या आधुनिकता केवल 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में ही है? क्या पुरातन काल जितना था वो एकदम ढोर गंवार था? आधुनिक इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। अब उसकी दिशा निर्धारित करने वाला क्या केवल एक व्यक्ति हो सकता है? क्या एक व्यक्ति के चलते पूरे भारत की दिशा का निर्धारण हो सकता है? तो कैसे कहा जा सकता है? अब भूमिका भूमिका देखिए, अच्छी भी होती है और भूमिका बुरी भी होती है। तो भूमिका कैसी थी? और अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विवेचन नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, तो ये और भी गलत है। तो आज आइए आज के कार्यक्रम में देखते हैं कि आधुनिक भारत के दिशा निर्धारित करने वाले पंडित नेहरू, उनकी भूमिका कैसी थी, क्या कुछ थी, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हुए किसी भी तरीके से जो भी आपको संभव लगता है, चाहे वो नैतिक हो, तकनीकी हो या आर्थिक हो, उस पक्ष में अपना योगदान जम्बू टॉक्स के लिए अवश्य करें। मैं स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम के सम्मानीय अतिथि प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज साहब का। आपका बहुत स्वागत गुरु जी जम्बू टॉक्स में एक बार फिर से। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं एकदम निधीश जी, बहुत अच्छा है। जम्बू टॉक्स के सभी श्रोताओं का अभिनंदन है। आज का जो विषय है वो अपने ढंग से बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के वर्तमान स्वरूप को समझने की दृष्टि से भी, और राजनीति का जो दौर चल रहा है लगातार 15 अगस्त 1947 के बाद, उसको भी समझने में ये बहुत आवश्यक है। मित्रों, मैं 18 वर्ष का हो गया था, उसी समय 18 वर्ष का हुआ था और 19वें में लगा हुआ था जब 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी नहीं रहे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित था, इसलिए उतना विचलित नहीं हुआ। कुछ तो मैं भी हुआ, लेकिन हमारे आसपास के सभी लोग अत्यधिक विचलित हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे भारत में अंधेरा छा गया। ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि जो भी शहरी वर्ग था, पढ़ा लिखा, उस सब ने 17 वर्षों से ये प्रचार किया था कि नेहरू तो एकमात्र भारत की शान है, भारत की जान है, दुनिया में अगर भारत का नाम है तो वो जवाहरलाल नेहरू के कारण है। ऐसा प्रचार कर रखा था और इसका शक्तिशाली खंडन सिवाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के व्यक्तिगत रूप में और उनकी पार्टी में भी किसी ने ठीक से खंडन नहीं किया था, और देश की अन्य किसी भी पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया था। तो इसका कारण क्या था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक तरफ से चलते हैं। मित्रों, गांधी जी जब 20 साल के थे उस समय जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ 1889 में, नवंबर 1889 में, हम सभी जानते हैं 11 नवंबर को। तो गांधी जी की अगली पीढ़ी के वो थे। गांधी जी मोतीलाल नेहरू के मित्र थे और मोतीलाल नेहरू से काफी उनको राजनीतिक सहयोग भी मिलता था और आर्थिक सहयोग भी मिलता था, इसलिए वो मोतीलाल नेहरू को अपना भाई कहते थे और उनसे बहुत आत्मीय संबंध थे उनके। तो जवाहरलाल एक तरह से उनकी गोदी में खेले थे। और जवाहरलाल ने बाद में, जब आगे मैं बताऊंगा जो मतभेद हुआ उसमें, ये जब गांधी जी ने कहा कि मैं इस मतभेद को देश के सामने रख दूं कि हमारे तुम्हारे विचारों में पूर्ण मतभेद है,
तो उन्होंने फट से टेलीग्राम दिया कि मैं तो आपकी गोदी में खेला हुआ बच्चा हूं, हमारे जो भी मतभेद हैं उसको हमारे बीच रहने चाहिए, सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। तो जवाहरलाल जी के विषय में ठीक से जानना आवश्यक है। तो जवाहरलाल जी जब बड़े हुए, प्रयाग में थे, वो कश्मीरी ब्राह्मण अवश्य थे, लेकिन वो इलाहाबाद में एक साधारण से मोहल्ले में पहले उनके पूर्वज रहते थे, जो बहुत सुसंस्कृत इलाका नहीं था। लेकिन बाद में पिताजी ने अंग्रेजों से भी दोस्ती की और खूब अच्छे से प्रैक्टिस की, वकालत की, तो वो अच्छी वकालत चलने लगी। इलाहाबाद में जो 10-12 बड़े वकील थे, उनमें से एक वो थे। हालांकि इलाहाबाद के सबसे धनी परिवारों में वो नहीं थे, धनी परिवार इलाहाबाद में दूसरे ही थे, लेकिन अंग्रेजों के सहयोग से या अंग्रेजों की का अनुसरण करते हुए जो लोग धनी बन रहे थे, उनमें एक वकालत के पेशे वाले लोग थे, और मोतीलाल नेहरू ने वकालत से अच्छी कमाई थी। उसका कारण यह भी था कि जो अंग्रेजों ने कोर्ट स्थापित की थी, वो भारत की जो परंपरागत न्याय प्रणाली थी, पंचायत बैठाइए, राजा न्याय करे आदि, उससे बिल्कुल अन्य प्रकार की थी, अपरिचित। और इसमें इतना कागजों का, कानूनी दांव पेचों का, कागजों के साक्ष्य का, रिकॉर्ड का, बयान का इतना अधिक महत्व था, और सीधे परीक्षण की, प्रति परीक्षण की सीधे किसी अपराधी के कोई व्यवस्था नहीं थी जैसा पुराने समय में थी। साक्ष्य के बहुत से नियम तो वही थे, लेकिन बहुत कुछ बदल गया था, और अंग्रेजी में बहुत हो रहा था उस समय सारा कारोबार। तो जो भारतीय लोग थे, किसान और व्यापारी, उनको ये बड़ा अबूझ सा लगता था, ये पता नहीं कोर्ट क्या है, क्या फैसला हो, और देखते थे कुछ का कुछ फैसला हो जाए। जो सर्वविदित है कि ये गड़बड़ आदमी है, उसको कोर्ट छूट दे देगी कि साहब कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई गवाही नहीं मिली, कोई, और निर्दोष लोगों को भी अगर ठीक से जाली गवाही हो जाए, झूठी गवाही हो जाए, तो सजा हो जाती थी। तो कोर्ट से लोग बहुत घबराते थे। तो इसलिए ये जो अंग्रेजी पढ़े लिखे LLB पास लोग थे, ये विशेषकर संपन्न किसानों और संपन्न व्यापारियों से बड़ी ऊंची फीस लेते थे, उस समय के हिसाब से ऊंची। तो ये बहुत धनी होते जाते थे, और अंग्रेजों से दोस्ती थी। फिर जजेस का इनके घर भी आना जाना था, प्रशासनिक अफसरों का भी। तो फैसले तो वस्तुतः है, ये जो ब्रिटिश सिस्टम है कोर्ट का, इसमें ज्यादातर फैसले व्यक्तिगत संपर्क और प्रभाव के आधार पर, संबंधों के आधार पर ही होते हैं। यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी यही होता है, और भारत में भी वो यही कर रहे थे, ब्रिटिश भारत में। तो इसमें संपर्क, संबंध, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय वास्तविक आपकी स्थिति क्या है प्रकरण में, और आपके साथ क्या हुआ है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके संबंध हैं कि नहीं न्याय करने वालों से, और साथ ही आप अच्छे से गवाही जुटा लेते हैं या नहीं जुटा लेते हैं, फिर आपके पक्ष में अच्छे से पैरवी होती नहीं होती वगैरह, वो दूसरा विषय है। तो कुल मिलाकर मोतीलाल नेहरू की बहुत अच्छी कमाई थी। इसलिए पहले वो जिस मोहल्ले में जन्म लिया था मोतीलाल नेहरू से, वहां से हट के उन्होंने एक अच्छी जगह सिविल लाइन्स एरिया में प्रयाग के एक घर बनवा लिया। वो उस समय एक से एक शानदार कोठियां थी प्रयाग में, उसकी तुलना में वो साधारण कोठी ही थी। खैर, तो जवाहरलाल वहां रहने लगे। जवाहरलाल का घर उस समय इलाहाबाद वस्तुतः एक कस्बे की तरह था, और उनका घर वैसा ही था जैसे अन्य हिंदू घर होते हैं। घर में तुलसी का बिरवा आंगन में था, रोज दिया जलाया जाता था, रामचरितमानस का प्रायः सप्ताह में एक बार पाठ होता था। माता जी जो हैं वो भी नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। सामान्य हिंदू घर था, और कस्बे में रहने के कारण जवाहरलाल नेहरू को अवधि भी आती थी, आसपास घूमते भी थे। तो ये जो बाद में बताया गया कि जैसे बड़े विलायती रंग में रंगे थे, ये झूठ है। जवाहरलाल नेहरू अपने आसपास के लोगों से काफी रंगे पंगे थे। तो मोतीलाल नेहरू ने ये देखा कि ये पढ़ने में कमजोर है, खिलंदड़ी स्वभाव के थे जवाहरलाल, और भारत में पढ़ाई, यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा आ गई थी, तब भी भारत की जो पुरानी परंपरा थी ना विद्या की, तो जो शिक्षक होते थे वो जो बता दिया गया कि ये पढ़ाना, उसको बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, बहुत ही। तो हिंदुस्तान की पढ़ाई प्रसिद्ध थी उस समय, अंग्रेजों के समय में भी, कि हिंदुस्तान में जो पढ़ाई होती है, जैसे अंग्रेजी की पढ़ाई जो होगी व्याकरण की, तो जो भारत में होगी वैसी इंग्लैंड में नहीं होती। ये बहुत चर्चा थी। तो जो लोग कमजोर होते थे और थोड़ा अंग्रेजों के संपर्क में थे और पैसे वाले थे, वो पसंद करते थे कि बच्चे को इंग्लैंड भेज दो, लंदन भेज दो। अंग्रेज भी उकसाते थे कि बेटे को लंदन भेज दीजिए, और वहां तो बहुत चीजों के नंबर मिलते हैं, आप
खेलकूद में है कि नहीं, और मासिक कोई साप्ताहिक गोष्ठियां करते हैं कि नहीं, यारबाजी दोस्ती अगर अच्छी हुई आपकी कंपनी अथवा किसी खेल में आगे रहे, सबके नंबर मिलेंगे, फैमिली बैकग्राउंड का भी वहाँ बहुत कंसिडरेशन होता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ के लोगों को अंग्रेज उकसाते थे, संपन्न लोगों को, लंदन भेज दो। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये यहाँ तो ठीक से पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसको लंदन भेज दो, वहाँ डिग्री ले लेगा। तो हैरो में गए वो, कैम्ब्रिज का एक पार्ट था हैरो स्कूल, वहाँ पढ़े। और उन्होंने स्वयं लिखा है अपने आत्मचरित्र में कि मैं वहाँ मुख्यतः तो गप्पे मारता था और हॉस्टल के दोस्तों से मस्ती करता था, और पढ़ाई तो कोई खास थी नहीं। तो इसलिए उन्होंने वहाँ सरलता से पढ़ ली, और फिर यहाँ आए तो वकालत का नाम हो गया। और स्वभाव से ही खिलंदड़ और नेता टाइप के आदमी थे कि लोगों से बात करना, जैसे इस समय भी नेता होते हैं, जैसे इस समय यूपी में सामान्यतः युवक नेता होते हैं, ठीक वैसे ही जवाहरलाल नेहरू थे, कोई विशेषता नहीं थी। और जैसे उत्तर प्रदेश के नए जो राजनीति के लोग हैं, उनकी आदत होती है थोड़ा डींग मारने की और ये दिखाने की कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल दुनिया से बहुत बहुत ज्यादा जानते हैं, और हमारा तो बड़े लोगों से बड़ा संबंध है, आजकल कह देंगे मोदी जी से संबंध है, राहुल जी से संबंध है। तो उस समय जवाहरलाल जी वगैरह ये दिखाते थे कि हमारा अंग्रेजों से बड़ा संबंध है, और अब तो एकदम अंग्रेज हमारे घर आते जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये राजनीतिक स्टंटबाजी थी, कोई खास ऐसा कुछ था नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू को भी बड़ा मजा आता था सभा सोसाइटी में, और क्रांतिकारियों का काफी दमन कर चुकी थी कांग्रेस। हालांकि तब भी चंद्रशेखर आजाद वगैरह का दल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वगैरह, ऐसे सारे क्रांतिकारियों का सक्रिय था, लेकिन वो उसमें कोई भी राजनीति शास्त्री नहीं थे, देशभक्त लोग थे, प्रचंड देशभक्त। और वो सोचते थे ये अंग्रेज कहाँ से आ गए, इनकी हैसियत क्या है, ये बंदर जैसे दिखते हैं, इनको मार भगाओ। तो जो खतरा जितना बड़ा था उसकी कोई समझ नहीं थी। और इसके ठीक पहले जब जवाहरलाल जी पैदा हुए हैं 1889 में, उसके 20-21 वर्ष पहले ही इलाहाबाद में जो क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका दमन करने के लिए अनेक हिंदू राजाओं और मुस्लिम नवाबों के सहयोग से ब्रिटिश शासन ने बहुत ही बर्बर, जो भारत में कभी इतनी बर्बरता मुसलमानों को छोड़ के और कभी देखी नहीं गई, तो मुसलमानों की ही बर्बरता की तरह ब्रिटिश फौजों ने भयंकर बर्बरता की। इलाहाबाद में वो जगह प्रसिद्ध है जहां इमली के पेड़ वगैरह हैं, वहां सैकड़ों लोगों को फांसी में झुला दिया गया खुलेआम पेड़ में, ताकि लोग देखें और डरें। तो नेहरू जी का जन्म उससे थोड़ी ही दूरी पर हुआ था। तो इसलिए इलाहाबाद में भी जो सामान्य गृहस्थ लोग थे वो काफी भयभीत थे अंग्रेजों से। ऐसे भय के वातावरण में जो चतुर लोग हैं वो सोचते थे भाई जब ये इतने अत्याचारी हैं और कोई हमारे इतने बहादुर लोगों ने इनको फेंकना, उखाड़ फेंकने की सोचा लेकिन फेंक नहीं पाए, तो इनसे मेल जोल करके रहो, ये वातावरण था। इसलिए सब लोग मोतीलाल नेहरू और उनके जैसे लोग अंग्रेजों से रफ्त जब्त करने लगे थे। उसका कारण यह है कि सामान्य जीवन तो भाई यही सोचता है ना कि हमारी गृहस्थी चले, सब कुछ नष्ट ना हो जाए, और ये अंग्रेज तो है जो अपने विरोधियों को जिस क्रूरता और बर्बरता से नष्ट करते थे, आग लगा दी, फांसी में चढ़ा दिया, पूरे परिवार को फांसी में चढ़ा दिया, और छोटे छोटे बच्चों को उछाल कर अपनी बंदूक की नोक पर ऊपर ही सार्वजनिक रूप से बच्चों को, स्वयं उन्होंने लिखा है कि हम बाइबिल का साम पढ़ते थे, बहुत से अंग्रेजों ने संस्मरण लिखा है, और बच्चों को उछाल के बंदूक की नोक पर ऊपर रोक लेते थे, जिससे कि लोगों में भय पैदा होता। ऐसा एक भयंकर भय पैदा हो गया था सर्वसाधारण में। और साथ ही उन्होंने ये भी नीति चलाई थी कि जो साधारण लोग हैं वो अगर क्रांतिकारी जिन्हें कहते हैं, उन्हें ये क्या कहते थे, अंग्रेजों ने पहली बार भारत में ये छल शुरू किया कि स्वयं को तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने लगे, और जो लोग अंग्रेजों को भगाने की कोशिश करे उसको सेडिशन का, राजद्रोह, यानी ये भारत द्रोही व्यक्ति है। जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी बाद में आए, उन पर भी भारत द्रोह का मुकदमा चला, गांधी जी को भी भारत द्रोही कहा गया, क्रांतिकारियों को तो कहा ही गया। लेकिन अभी अपन पहले की बात करते हैं कि सारे ही जो लोग 1857-58 में इनसे लड़े थे, सबको उन्होंने भारत द्रोही के रूप में प्रस्तुत किया।
यानी अंग्रेजों का विरोध भारत का विरोध है। तो इस सबसे साधारण लोग बहुत डर गए थे और अंग्रेजों से दोस्ती कर रहे थे। वो कहते और ये मुनादी कर देते थे और जगह जगह शोर मचा देते थे कि अगर कोई जो भूमिगत क्रांतिकारी है उनको पकड़वा देगा तो हम बहुत इनाम देंगे और उसके परिवार को जमींदारी दे देंगे या बड़ा ओहदा दे देंगे। तो ये होने लगा था कि गांव में कुछ लोग क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के अंग्रेजों को देने लगे थे। बड़ा वैसा वातावरण था, खराब सा। हमको ये जानना चाहिए हमारे लोगों को, अभी जो पुस्तकों में सुनहरा सुनहरा पढ़ाया जाता है ऐसा नहीं था, क्योंकि बड़ी धीमी प्रक्रिया से अंग्रेज आगे बढ़े ना। पहले तो भीख ही मांगी कि हमको व्यापार करने दो। जैसे जैसे मौका मिलता गया ये अपनी असलियत पर, क्रूरता पर, नीचता पर आते गए और अचानक जो नीचता इन्होंने बढ़ाई तो लोग भयभीत हो गए। तो उस भय के कारण अंग्रेजों से दोस्ती बढ़ानी जिन लोगों ने शुरू की थी उनमें से एक मोतीलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल को उन्होंने सोचा कि भाई हम इसको और ऐसा बनाएं कि अंग्रेजों से दोस्ती करने लायक रहे। तो घर में एक एंग्लो इंडियन महिला भी रखी पढ़ाने के लिए और साथ में कोशिश की, जैसा हमने बताया पढ़ाई सस्ती है तो लंदन भेज दिया। तो वहां से पढ़ के ये आए। पढ़ के आए तो पहले भी कोई बहुत अध्ययनशील व्यक्ति नहीं थे, खेलते कूदते थे, मस्ती में रहते थे। इंग्लैंड जाके तो और मजा आ गया। वो समझ गए कि अरे वहां ज्यादातर लोग पढ़ने में तो अपवाद लोग ही गंभीर होते हैं। अमेरिका में भी आज यही स्थिति है। जो जो अपवाद गंभीर होते हैं वो भयंकर परिश्रम करते हैं, अतिशय परिश्रम, जीवन उसी में लगा देते हैं। लेकिन सर्वसाधारण तो मस्ती की तरह लेते हैं। तो और स्कूल वगैरह वहां पहली बार शुरू हुए थे 19वीं शताब्दी ईस्वी में, तो 100 साल पुराना ही मामला था। तो ज्यादातर लोग जो है शिक्षा को मस्ती के लिए लेते थे। कोई शिक्षा की बड़ी परंपरा इंग्लैंड में कभी नहीं थी। तो जवाहरलाल उस वातावरण से आए तो इनको मजा आता था। तो कांग्रेस की सभाएं होती थी तो उसमें जाने लगे, क्योंकि तब तक इन्होंने देख लिया था कि जो कांग्रेस के, जिन्हें नरम दली कहते हैं, वो लोग अगर आंदोलन करते हैं तो जेल जाते हैं, लेकिन जेल में सारी सुविधा मिलती है, तो बड़ा आराम है। ऊपर से नाम और होता है और जनता बड़ा स्वागत करती है कि अंग्रेजों का विरोध कर रहा है। तो नगाड़े बजते हैं, फूल माला दी जाती है जब लौट के आते हैं। तो इनको बड़ा चस्का लगा, यानी कुतूहल और उत्साह से युवा सुलभ ये जाने लगे। तो मेजा, करछना आदि जो भी इलाहाबाद के आसपास के इलाके हैं, झूसी, सभी जगह गए। गांव देहात में गए, उन्होंने अपना संस्मरण लिखाया। गांव देहात के युवक जो हैं बहुत आकर्षित हो गए कि अरे वाह, ये तो वकील साहब का बेटा है, इतने धनी घर का। थोड़ा किस्सा भी चलता है अपने यहाँ ज्यादा। तो जो उन्होंने सोचा ये हमारे साथ आया है, हमारे आंदोलन में है, तो बढ़ा चढ़ा के महिमा दिखाई। तो ऐसा लगने लगा कोई बहुत बड़े घर का लड़का हमारे साथ आता है। तो जवाहरलाल लोकप्रिय हो गए और ऐसे ये कांग्रेस में क्रमशः चले। अब चूंकि हमें आधुनिक भारत के विषय में करना है इसलिए थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे। तो गांधी जी मोतीलाल नेहरू के मित्र थे, तो इसको काफी स्नेह जवाहरलाल को देते थे और ये उनके मुंह लग गया। और उन्होंने कहा इससे कि भाई ठीक है, तुम भारत की कोई चीजें तो बहुत कठिन है पढ़ना, शास्त्र वास्त्र मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ी है, तुम ऐसे करो कि ये जो अंग्रेज लोग हैं इनके विषय में थोड़ा जानकारी ले लो, कि तुमको इनसे डील करना आएगा। तो अपन जब ये हुआ क्या था, एक यहाँ एक बात बता देनी जरूरी है कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार है उसकी जो घोषणा हुई है तब 1915-16 से ही, क्योंकि प्रथम महायुद्ध हुआ है, तो उसके बाद अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भारतीयों की सहायता से ही हम जीते हैं, नहीं तो हम तो मर जाते, बुरी तरह पीस डाले जाते जर्मनों के द्वारा। तो इसलिए वो भारत के जो शक्तिशाली लोग हैं, जैसे राजा हैं, महाराजा हैं और प्रभावी लोग हैं, उनसे संधि करने लगे और कहने लगे कि नहीं नहीं, हम जल्दी ही आप लोगों को यहाँ का अपना सौंप के जागीरदारी चले जाएंगे। अब वो उनके मन में छल भी रहा होगा, लेकिन ये भी देखते थे कि सचमुच भी डरे हुए हैं। दोनों भाव एक साथ रहते हैं राजनीति में, मौके की ताक में रहते थे, जाना पड़ा तो चले जाएंगे, नहीं तो इनसे दोस्ती तो रखो ही। तो भारतीयों को फोड़ने लगे थे कि हम तो जाएंगे। तो 1917-18 तक लगभग स्पष्ट हो गया था कि आगे पीछे तो अंग्रेजों को जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो डर से कांपते थे कि अगर भारत की सेना उखड़ गई तो और भारत के राजा लोग हमसे नाराज हो गए, जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, जिन्होंने हमको जर्मनी से बचाया है, हमारी रक्षा की है, हमारी और फ्रांस की, तो इसलिए आगे पीछे जाना पड़ सकता है। तो तब से वहां ऐसी नीति बनने लगी थी, जो वहां के शीर्षस्थ कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे, कि शायद जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए
यहाँ अपने अनुकूल लोगों को शासन दे के जाओ। अब देश में भी तरह तरह की धाराएं चलती थी, तो जो नरम दल है उससे जवाहरलाल नेहरू जुड़ गए। अब गांधी जी के आंदोलन में इन्होंने बहुत साथ दिया। गांधी जी के आंदोलन को अंग्रेजों ने भी काफी महत्व दिया। क्यों? क्योंकि बाकी तो बड़े उग्र आंदोलन होते थे और अंग्रेजों के घोर विरोध में थे, और ये प्रायः अंग्रेजों के पक्ष में भी कुछ बोलते थे कि नहीं, वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, लेकिन थोड़ा ये गलत काम कर रहे हैं। तो इसलिए अंग्रेजों को ये नरम दल बहुत रास आता था, तो जवाहरलाल नेहरू नरम दल के नेता बन गए। फिर इन्होंने बहुत जल्दी इनका संपर्क आ गया। उस समय उत्साह था। 1917 में सोवियत संघ में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी। लेनिन और स्टालिन दोनों नेता बन के उभरे थे, तो इनको भी चाव था। और मोतीलाल नेहरू ने छूट तो दे ही रखी थी, चल घूम मस्ती कर और थोड़ा संपर्क बढ़ा। तो ये रूस गए और इन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो बड़ा आनंद है। बहुत पास से इन्होंने लेनिन और स्टालिन को देखा। तो लेनिन और स्टालिन दोनों एक तरह के लफंगे थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कम्युनिस्ट शासन बना के उन्होंने ऐसा नेटवर्किंग की थी कि वहां उनको महान भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, विचारक, जाने क्या क्या कहा जाता था। सारे गुण थोप दिए जाते थे। और जब तक सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ तो ये सब प्रचार जारी रहा। तो नेहरू जी को ये मॉडल बहुत पसंद आया कि वाह, पढ़ो लिखो चाहे नहीं, लेकिन अगर आप राजनीति में आ गए तो आप विचारक भी हैं, आप बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, समाज शास्त्री भी हैं। ये तो बड़ा सुंदर तरीका है। अंग्रेजों के यहाँ तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अलग अलग शाखा के अलग अलग लोग होते हैं। ये सोवियत मॉडल इनको पसंद आ गया, तो सोवियत संघ से ये जुड़ गए। और उस समय लंदन में भी और यूरोप के कई देशों में, क्योंकि मार्क्स बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, हालांकि उसको, और मार्क्स ईसाई मिशनरियों के बताए तथ्यों को सब प्रामाणिक मानता था, है ना। तो इसलिए मार्क्स उनको पसंद आया। ये हमारी सब बातों को सही मान के विश्लेषण करता है, भले हमने झूठ लिखा है। बड़ी बचकाने किस्म का विश्लेषण मार्क्स ने किया था। अब तो सारी दुनिया जानती है कि इतिहास के विषय में मार्क्स का ज्ञान कुछ भी नहीं था। तो लेकिन इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी मार्क्सवादियों का एक ग्रुप तैयार हो रहा था, जो कि वहां की व्यवस्था का घोर विरोधी था, प्रचंड विरोधी। और बौद्धिक क्षेत्रों में उसका, राजनीति में तो कोई प्रभावशाली कभी नहीं हुए कम्युनिस्ट पश्चिमी यूरोप में, लेकिन बौद्धिक क्षेत्रों में उनका एक दबदबा रहता था। दबदबा इसलिए भी रहता था कि पादरियों का बौद्धिक विरोध केवल मार्क्सिस्ट करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों से दोस्ती की और इनको ये पसंद आ गया कि साहब इस तरह की लफाजी करो। और पास से देखा था कि बोलना खूब बड़ी बड़ी बातें हैं और करना तो अंत में भयंकर रूप से शासन ही करना है। तो इन्होंने शुरू कर दिया साम्राज्यवाद का विरोध, समाजवाद लाना है, गरीबों का भला करना है, सारी सोवियत संघ की लफाजी सीख लिए और अंग्रेजों से दोस्ती भी रखे। लेकिन देखिए, ये अभी दोष चल रहा है, दोष भर का वर्णन मत लीजिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू में अगर हम वर्तमान राजनीति के हिसाब से देखें तो बहुत सी अच्छाइयां भी थी, उसका अभी हम लोग आगे वर्णन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर यह स्मरण करने योग्य है कि वो लोकतंत्र के समर्थक थे। इस अर्थ में वो इंग्लैंड के बहुत करीब थे, तो वो कहते थे भाई लोकतंत्र तो होना चाहिए। इस तरह का दमन, सोवियत संघ उनको पसंद आया मॉडल के रूप में, लेकिन उसमें लोकतंत्र नहीं है, इससे ये सचमुच हृदय से दुखी रहते थे। एक दूसरी जो नेहरू के पक्ष में बात कहनी आवश्यक है वो ये कि उनको अपने लोगों से तो प्रेम था। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि वो बहुत षड्यंत्रकारी थे या नित्य, नहीं। अपने आसपास, क्योंकि उनको लोकप्रियता बहुत मिली ना, प्रसिद्धि बहुत मिली, तो अब वो कोई बहुत विचारवान व्यक्ति नहीं थे, बहुत साधारण बुद्धि के थे। लेकिन साधारण बुद्धि का व्यक्ति भी ये तो देखता है ना, भाई देखो लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। तो अपने आसपास के लोगों से जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्रेम था। फिर उन्होंने इंग्लैंड में जाके देखा, प्रेम बस ऐसे ही था शब्दों के स्तर पर, ये नहीं है कि वो कोई अपनी जागीर देते थे कि धन देते थे, लेकिन उनके पक्ष में बोलना। फिर उन्होंने सोवियत संघ में देखा कि अच्छा, पक्ष में बोलकर एक नई राजनीति की जा सकती है, तो उसमें और आगे बढ़ गए। लेकिन तब भी अंत तक जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में ये बात जाएगी कि वो लोगों से प्रेम करते थे और सचमुच चाहते थे कि भारत की गरीबी मिटे, ये हृदय से चाहते थे। लेकिन न तो उन्हें इतिहास का ज्ञान था, न भारत के राजनय का ज्ञान था, न यूरोप के भी राजनय का कोई पूरा विस्तार से ज्ञान था। तो ये उनका क्या है, एक तरह का भावुक मन जो देश की दुर्दशा से छटपटा रहा है और सोच रहा है कि
गरीबी हम दूर कर दें, और उसको लगता है कि ये सोवियत संघ वाला तरीका बहुत अच्छा है, तो उसमें बढ़ते जा रहे हैं। बहुत लफाजी की उन्होंने गांधी जी का विरोध किया कि आप तो कम्युनिज्म का विरोध करते हैं, ये बहुत गलत है, मैं कम्युनिज्म के साथ हूँ, ये सब उनका लिखित है। तो अंग्रेजों को ये आदमी बहुत पसंद आया। एक तो ये कम्युनिस्ट झुकाव वाला है, जिसका अर्थ है कि ये भारत की सारी संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने का काम अवश्य करेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट जहां भी रहे हैं उन्होंने अपने देश की सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह नष्ट किया है। सोवियत संघ में भी किया और चीन में भी किया। माओ ने तो बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े बौद्ध विहार सब नष्ट कर दिए, जितने सुंदर सांस्कृतिक स्थल थे, धार्मिक आध्यात्मिक स्थल से सबको सांस्कृतिक क्रांति के नाम पे नष्ट कर दिया। तो कम्युनिस्ट जो हैं वो अपनी ही संस्कृति, अपनी ही सभ्यता और अपने ही समाज के विद्रोही होते हैं, द्रोही होते हैं। तो अंग्रेजों को ये बहुत पसंद आया कि ऐसे कम्युनिज्म को बढ़ावा दें, इसीलिए क्रांतिकारी भी जेल में जाते थे तो अंग्रेज लोग कोशिश करके उनको कम्युनिस्ट साहित्य सुलभ कराते थे। और क्योंकि वो नए बेचारे युवक ही होते थे, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, तो नया नया पढ़ता था कम्युनिज्म, तो बड़ा आकर्षित होता था। उस समय कम्युनिज्म क्रांतिकारियों के बीच भी और जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे इनके बीच भी फैशन बन गया था। तो जवाहरलाल नेहरू भी कम्युनिस्ट शब्दावली बोलने लगे, तो अंग्रेजों को ये सही आदमी दिखा। अब यहाँ 2-3 बातें और बतानी पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू काफी आनंदी जीव थे, खिलंदड़ थे, और उनमें सामान्य ऐन्द्रिक सुखों की लालसा भी बहुत थी, लेकिन होशियार थे। यहाँ हम लोग चाहें तो गांधी जी से तुलना कर सकते हैं। गांधी जी से तुलना ये होगी कि गांधी जी बुद्धि में नेहरू से बहुत आगे बढ़े हुए थे, और अंग्रेजों को भी नेहरू की तुलना में बहुत ज्यादा समझते थे। इसलिए अंग्रेजों को शांतिपूर्वक घेरने की कला जो गांधी जी को आई वो किसी को नहीं आई। अंग्रेज गांधी जी से घबराते भी थे और साथ ही सोचते थे कि कुछ भी हो, ये बड़ा शांति अहिंसा की बात करता है तो कम से कम आग नहीं फैलने देगा, क्रांतिकारियों का विरोध करता है तो शायद हमारे काम आ जाए। तो अंग्रेजों से गांधी जी का द्वंद्वात्मक संबंध था। लेकिन गांधी जी में दुर्भाग्यवश या किसी अन्य कारण से जो भी हो, देखिए इसीलिए संस्कारों का बहुत महत्व है, तो गांधी जी में एक बहुत भयंकर कमजोरी थी काम संबंधी। तो जो कि प्रोफेसर केडिया ने अपने भाषण में बताया है विस्तार से, हम उसको अभी यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वो 15-20 स्त्रियों को तो उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी स्पिरिचुअल वाइफ हो, आध्यात्मिक पत्नियां हो, और उसका कुल का उद्देश्य ये होता था कि रात को उनके साथ संबंध बनाना, छेड़छाड़ करना। तो विशेषकर बाद में 40 के बाद जो इन्होंने 1942 में अंग्रेजों के कहने पे भारत छोड़ो की घोषणा की, उसका कारण ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत अधिक लोकप्रिय हो रहे थे और लग रहा था कि शायद जापान और जर्मनी जीत ही जाएगा। और अंग्रेजों ने कह दिया था कि भाई इस द्वितीय विश्व युद्ध में किसी तरह हमारी सहायता कर दो। राजाओं से भी कहा था, गांधी जी वगैरह से भी, हमारी मदद कर दो, तो इसके बाद हम निश्चित चले जाएंगे सत्ता छोड़ के। तो इसलिए इन लोगों ने काफी सैनिक भर्ती करने में अभियान चलाया, और जवाहरलाल नेहरू ने तो पूरी लफाजी ही रच दी कि हिटलर जो है वो फासिस्ट है और हम फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध लोकतांत्रिक शक्तियों का साथ देंगे। अब ये सिवाय छल के कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों एक से थे। हिटलर भी विरोधियों की हत्या करता था, कम्युनिस्ट भी नाजियों की हत्या करते थे। इनमें तो भयंकर नाजियों में और नाजियों के तथाकथित विरोधी कम्युनिस्टों में भयंकर एक से दोनों हिंसक थे, मारकाट हत्या यही इनका धंधा था। और चर्चिल वगैरह भी कोई बहुत अलग चरित्र के नहीं थे। इस विषय में गांधी जी बहुत शार्प थे। गांधी जी ने कहा था कि चर्चिल और हिटलर दोनों युद्ध अपराधी हैं। तो इससे चर्चिल को बड़ा बुरा लगा, अरे ये आदमी तो हमको हिटलर के समान रखता है। क्योंकि अंग्रेजों की कोशिश थी कि हम हिटलर को महाखलनायक, ये ईसाई राजनीति का ये तरीका है कि कोई एक शत्रु कल्पना करते हैं फिर उसी पर टारगेट कर देते हैं कि यही सारी जो भी इविल है, जो भी बुरा है, जो कुछ पाप में है, उसका केंद्र यही व्यक्ति है। तो उन्होंने हिटलर को महाखलनायक दिखाने की कोशिश की। तो नेहरू ने इस विषय को लपट लिया, वो अंग्रेजों की भाषा बोलने लगे और हिटलर का विरोध करने लगे। तो गांधी जी ने भी अंग्रेजों को सहयोग दिया, लेकिन ये कह के कि भाई वैसे तो तुम दोनों युद्ध अपराधी हो। लेकिन नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, हिटलर तो मानवता का अपराधी है और ये तो लोकतंत्र की शक्तियां हैं, हम इनका साथ देंगे। तो इससे अंग्रेजों ने इनको, नेहरू को पसंद किया।
फिर तब से वो गांधी जी को फांसने की कोशिश करने लगे और ज्यादा ध्यान रखने लगे, और शायद नेहरू ने भी कुछ फीडबैक दिया हो, मुझे अभी उसके उतना अध्ययन करना है, बाकी है। तो जब ये नोवाखली में गए हैं गांधी, तब से इनकी बहुत सी पोल खुल गई कि साहब इस भयंकर उसमें जब चारों ओर लाशें बिछ रही हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तब भी तुम रोज रात को लड़की चाहिए और व्यभिचार करते हो, तो थू भी होने लगी। और अंग्रेजों ने तब इनका रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने ब्लैकमेल किया, इसके बहुत सारे परिस्थितिगत साक्ष्य हैं। इसीलिए गांधी जी पहले कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, और अंत में विभाजन स्वीकार कर लिया। और गांधी जी कहते थे कि जवाहरलाल से तो हमारे वैचारिक मतभेद हैं और हम इसको सार्वजनिक करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं करने दिया जवाहरलाल ने भी, और अंग्रेजों ने भी कहा होगा कि नहीं। अंत में अंग्रेजों ने कहा कि भाई देखो, हम तुम्हारी चरित्र हत्या कर देंगे, गांधी से कहा होगा, एक तरह से ब्लैकमेल किया कि हम तुम्हारी पोल खोल के रख देंगे तो तुम्हारी थूथू होगी। तब एक ही तरीका है कि ये जवाहरलाल वैसे तो तुम्हारा अपने को कहता है कि मैं आपको बहुत मानता हूँ, शिष्य उसने कभी नहीं कहा। नेहरू ने कभी भी अपने को गांधी का शिष्य नहीं कहा, एक तो ये जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे करो, इस बार की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसमें इसको अध्यक्ष बनवा दो, नेहरू को। इसके पक्ष में पूरे प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से एक भी वोट नहीं पड़ा था। तो उन्होंने कहा तुम ही एक हो जो कर सकते हो। तो गांधी जी को ब्लैकमेल किया गया और गांधी जी ने नेहरू को अंग्रेजों के कहने पर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और ये तय हुआ था कि हम सत्ता कांग्रेस को जब देकर जाएंगे तो अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस तरह अपनी काम संबंधी निर्बलता के कारण गांधी जी एन मौके पर नेहरू से मात खा गए, और अंग्रेजों ने गांधी जी को दबाकर नेहरू का नाम प्रस्तावित करने को विवश कर दिया। तो राजनीति में एक ये बड़ी चीज होती है। नेहरू कोई कम इस विषय में कोई बड़े संयमी नहीं थे, लेकिन वो राजनीति के तरीके जानते थे कि भाई ये सब अलग चीज है, खाओ पियो, जो भी संबंध बनाना है लड़कियों से स्त्रियों से अपने ढंग से बना लेना, लेकिन ये इस तरह से सार्वजनिक नहीं होने दिया उन्होंने अपनी कोई भी कमजोरी। और गांधी जी को पता नहीं क्या बात थी, कितना दुर्दम में कामावेग था कि वो नोवाखली में जब चारों ओर लाशें बिछ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, भयंकर वातावरण है, उस समय भी यही धंधे कर रहे हैं, तो सबके ध्यान में आ गया। उसके पहले उतना ध्यान में नहीं आया था, आश्रम में चुपके से करते थे, तू मेरी आध्यात्मिक पत्नी है, तू आ जा, तू ये कर। बहुत सारी गांधी वांग्मय में लिखा है 15-20 स्त्रियों के बारे में, कि वो चाहे वो प्रभावती जी हो, चाहे प्रेमा बहन कंटक हो, चाहे सुचेता कतलानी हो, चाहे ये प्यारे लाल की बहन है ना, इन सबको वो अपनी आध्यात्मिक पत्नी वगैरह कहते थे। लेकिन राजकुमारी अमृत कौर को भी तो तब उतना चलता था कि पता नहीं क्या करता है ये वहां आश्रम में। लेकिन नोवाखली में तो जहाँ चारों ओर हत्याएं हो रही हैं, भयंकर दृश्य है, तो गांधी जी की पोल खुल गई और गांधी जी को दबाव देके जवाहरलाल को बनवा दिया। जवाहरलाल उनको सबसे सुटेबल बॉय दिखा। क्यों? लफागी भी करता है कम्युनिस्टों वाली, और हमारी बात भी मानता है, और लोकतांत्रिक भी है, और महायुद्ध में तो खुलकर हमारा साथ दिया। तो महायुद्ध के बाद जो दुनिया का बंटवारा अंग्रेजों ने किया, और अमेरिकी यानी रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने मिलकर जब संसार का बंटवारा किया अपने मनमानी ढंग से, टेबल में बैठकर, कोई उसमें राजाओं से युद्ध करके नहीं बांटा था, टेबल में बैठकर, तो उसमें भारत में जवाहरलाल नेहरू उनको अपने अनुकूल लगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसने जर्मनी का जो घोर विरोधी है वो हमारा मित्र है, और जर्मनी से तो बहुत डरते थे अंग्रेज उस समय भी। ये जर्मनी का प्रचंड विरोधी था, लोकतंत्र का समर्थक है, और कम्युनिस्ट झुकाव का भी है, इसलिए भारत के हिंदू धर्म या सनातन धर्म का कोई संरक्षण नहीं करेगा। इन 3 गुणों से कि ये सनातन धर्म का नाश करने में सहायक होगा, ये लोकतंत्र के वाले खेमे से जुड़ा रहेगा, ये हिटलर का घोर विरोधी है। तो उन्होंने सौदेबाजी शुरू की, और सौदेबाजी ये हुई कि अंग्रेजी भाषा और संस्कृति का पूर्ण संरक्षण करना, ईसाइयों को कन्वर्जन करने देना, और भारत में शिक्षा में कुछ ऐसे पढ़ाना जिससे इंग्लैंड और भारत परम आत्मीय मित्र लगे, दोनों का साझा इतिहास, ये शब्द है ट्रांसफर ऑफ पावर में, साझा इतिहास पढ़ाना। तो इन शर्तों के बाद इस शत्रु से अनुचित सौदेबाजी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू और उनकी मंडली
को सत्ता मिली, सत्ता में आ गए। अब सत्ता में आने के बाद जवाहरलाल को कुछ और पता नहीं था, क्योंकि शासन इतने बड़े देश का, जिसे स्वयं अंग्रेज भी कहते थे, अभी भी लोग कहते हैं कि ये तो महाद्वीपीय आकार का है ना, यूरोप के 37 देशों के बराबर अकेले भारत है। तो इस देश का शासन चलाने के लिए कोई नेटवर्क चाहिए। तो राजाओं के पास तो महामात्य होते थे, मंत्री होते थे, ब्राह्मण होते थे, पूरी एक व्यवस्थित वो होती थी, फिर सब विभाग होते थे। तो यहाँ किसको साथ लें? राजाओं का तो ये विरोध करने लगे थे, क्योंकि इनको राजाओं से चिढ़ थी, ईर्ष्या द्वेष था। तो राजाओं का भी इन्होंने विरोध किया था, और भारतीय परंपरा इनको विचित्र सी लगती थी। अरे ठीक है, माँ पिता वगैरह करते थे, लेकिन ये क्या है? पिताजी कोई खास मानते नहीं थे, तो इन्होंने भी, जानते तो सब थे, लेकिन सोचा ठीक है ये लोग ऐसे ही हैं, असली चीज तो वो है जो अंग्रेजों और कम्युनिस्टों से जुड़ना। तो सार ये है कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का संयोग मिला, इसी को ज्योतिष में भाग्य आदि कहते हैं, कि जो बुद्धि से साधारण था, चरित्र से भी साधारण था, लेकिन जिसमें कुछ तो गुण थे भाई। पहला गुण तो ये था कि बहुत ही चतुराई थी, कैसे अंग्रेजों को भी साथ लेना और कैसे कम्युनिस्टों को भी साथ लेना, लेनिन स्टालिन को। एक दूसरी बात, गांधी जी का घोर विरोधी होते हुए भी गांधी जी को एकदम नाराज नहीं होने देना। और तीसरी बात, लोकतंत्र वाला भी गुण था ही। और चौथी बात यह है कि अपने आसपास के लोगों से इनका व्यवहार वैसे आत्मीयता वाला रहता था, प्रेम। और ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, इसलिए ज्यादा इनको कोई समझ नहीं थी, बस लफबाजी थी, नारेबाजी। तो इन सब गुणों और संयोगों से ये भारत के शासक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो इनको लगा हम किसकी सहायता लें? तो अंग्रेजों का जो ढांचा था उनसे इनकी कुछ मैत्री भी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई यही ढांचा अभी चलने दो। तो उसमें से जो अपने अनुकूल, गिरजा शंकर वाजपेयी को कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया, जो भी इनके अनुकूल। ब्रिटिश काल में ही जेल वगैरह में जाते समय, वैसे भी पार्टियों में मिलते समय, जो उस समय के इंडियन सिविल सर्विस के लोग इनके दोस्त बने थे, उनसे सलाह मशविरा करके कहा कि यार चलाओ। तो इस प्रकार, जैसे उस समय कोई युद्ध के काल में जो होता है ना, कोई धनी धोरी नहीं है भारत का, कोई उसकी खोज खबर रखने वाला नहीं है, तो कोई जो विरोधी थे उनको सबको अंग्रेजों ने ही पीट पाट के समाप्त कर दिया था, कंट्रोल कर लिया था, नियंत्रण में, जिसे कहते हैं बधिया बना दिया था। इंडियन आर्म्स एक्ट पहले ही लगा दिया गया था। तो आपके पास देश में एक तरह का शून्य है, उस शून्य में इनको भाग्यवशात शासन मिल गया। तो इन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ इनको बड़ा आकर्षक लगता था, बड़ी बातें होती हैं, तो सोवियत एक्सपर्ट बुला लिए, और प्लानिंग कमीशन, जो कि संविधान में कहीं भी प्लानिंग कमीशन का उल्लेख नहीं था, वो इन्होंने प्लानिंग कमीशन बना के शुरू कर दिया देश को आगे बढ़ाना। लेकिन एक दूसरी बात, राजनीति को समझना बहुत आवश्यक है कि वस्तुतः उसमें निरंतरता होती है। तो राजनीति का मुख्य काम क्या है? या तो संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करना, हित पोषण करना, वो तो यूरोप की राजनीति में कभी हुआ नहीं। दूसरा होता है कि दो परस्पर विरोधी गुट होते हैं, उसमें से जो जिसके पास अधिक ताकत होती है वो अपने विरोधियों को समाप्त करने की कोशिश करता है और अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। तो ये उसी के लिए इसमें कम्युनिस्ट उसमें सबसे आगे हैं। जवाहरलाल को भी कम्युनिज्म की ओर झुकाव था, तो लेकिन एक बात थी कि होशियार बहुत थे। इन्होंने सोचा कि इस तरह की हत्याकांड करने से भारत में मुश्किल जाएगी, यहाँ के लोग बड़े वीर हैं और पता नहीं कब हमारा नाश कर दें। तो वो बड़ी चालाकी से, और दूसरे सचमुच भी लोकतंत्र में उनकी निष्ठा थी, इतना मानना पड़ेगा, तो उन्होंने लोकतंत्र चलने दिया, जो बहुत बड़ी चीज थी, जिसके कारण ही हम बचे हुए हैं। नहीं तो उस समय भारत में पूरा सोवियत शासन आ जाता, सोवियत संघ किस्म का। लेकिन देश नहीं तैयार था, देश में कोई कम्युनिस्ट पार्टी उतनी शक्तिशाली नहीं थी। नेहरू स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता थे, न कि कम्युनिस्ट पार्टी के। और भारत में लोग कम्युनिज्म को बहुत पसंद भी नहीं करते थे, 47 में तो बिल्कुल भी नहीं, सिवाय कोई जो क्रांतिकारी वगैरह थे उनमें से कोई उसको कोई अच्छी चीज मान के, लेकिन उसके असली रूप से किसी को कोई परिचय नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू संयोगवश जब भारत के प्रधानमंत्री हो गए, तो उन्होंने सोचा कि सोवियत संघ की नकल करें, तो वहां से एक विशेषज्ञ बुलाए और प्लानिंग कमीशन बनाया, 1950 में ही बना दिया और प्लानिंग करने लगे। अब प्लानिंग कमीशन अच्छा, एक दूसरा पक्ष
जो ये है कि जो भारत में आजकल लोग भूल जाते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैंने शून्य में कुछ हो रहा था, लेकिन होता क्या है कि राजनीति सदा कुछ तोड़ती है और कुछ रचती है। तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत में बहुत से लोगों को जो परंपरा से जानकार थे और संस्कारी थे और शक्तिशाली भी थे, उनको नष्ट करके अपने लोगों को जो उनकी धारा के थे उनको प्रमोट किया, उनको धनी बनाया, उनको महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया, पुरस्कार आदि दिया। तो इस समय 15 अगस्त 1947 में ये स्थिति थी कि भारत में बहुत सारे, जो अंत में सारा निर्णय तो उच्च मध्य वर्ग और उच्च वर्ग मिलकर ही लेते हैं राजनीति में, तो उनको कोई तो क्रेज था कि भाई ये तो नए नए कल कारखाने, नया नया उद्योग सब जो आ रहा था बहुत आकर्षक लग रहा था। तो इसलिए इस तरह की हम भी नई फैक्ट्रियां खोलें, नए कारखाने खोलें, ये सब देश के सभी सबल लोगों को आवश्यक लग रहा था कि भाई कुछ तो होता ही है। आखिर ये अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों ने प्रचार यही किया था ना कि हम तो औद्योगिक क्रांति के बल पर आगे बढ़े। ये अलग बात है कि बाद में जो अध्ययन हुए उससे पता चला कि वो तो लूट के बल पर बढ़े हैं। सारी औद्योगिक क्रांति धरी रह जाती अगर वो भारत तथा दुनिया के अन्य देशों को लूट के धन नहीं ले जाते, पर उसका में उन्होंने छिपाया। तो औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड इतना धनी हो गया, जो पहले अभी 20वीं शताब्दी के आरंभ तक या 19वीं शताब्दी के मध्य तक कंगाल और दरिद्र था, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अचानक धनी हुआ और 20वीं शताब्दी तक आते आते काफी धनी हो गया। चकाचौंध दिखने लगी, बड़े शान शौकत दिखने लगी अंग्रेजों की। तो लोगों को लगा कि हमारे यहाँ भी ये सब होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू उन सब लोगों के भी प्रतिनिधि थे जो चाहते थे कि भारत में भी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या अर्थ है, क्या वो राज्य के हाथ में रहेगा या लोग व्यापारी इसको लगाएंगे, ये सब कुछ स्पष्ट नहीं था। जवाहरलाल नेहरू की यह विशेषता है कि उन्होंने मौके को देखा और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो एकदम सोवियत संघ नहीं चलेगा, तो हम केवल राज्य के द्वारा इतना सब कारखाने लगवा भी नहीं सकते। तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कही कि कुछ व्यापारी लोग बनाए और कुछ हम सरकारी लोग बनाए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी चलाई। तो सोवियत संघ से जो एक्सपर्ट बुलवाए उनके द्वारा बहुत जगह मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम पर यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी चलाई। मतलब राउरकेला और दूसरे जो इस्पात के कारखाने हैं वो उसी ढंग से बनवाया कि वहां रूसी विशेषज्ञ रहेंगे, सरकार का नियंत्रण रहेगा। तो सरकार के नियंत्रण में भारी इंजीनियरिंग का काम होने लगा, सरकार के नियंत्रण में बांधों का काम होने लगा। तो बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कारखाने, भारी इंजीनियरिंग, ये पूरी तरह शासकीय नियंत्रण में होने लगा। तो इसमें सरकारी अफसरों और सरकारी कर्मचारियों को बहुत अवसर मिला। तो उन्होंने खाया कमाया भी खूब और काम भी किया, लेकिन उससे देश में एक वातावरण बना टेक्नोलॉजी का। एक दूसरा जो जवाहरलाल नेहरू का था कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ विशेष दिखती है यूरोप की, जो कि सही भी है, तो उसको उन्होंने खूब प्रमोट किया। ये उनका प्लस पॉइंट है। हमें सदा प्लस और माइनस, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष देखना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को काफी बढ़ावा दिया, तो उससे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन जो उनका नारा था कि हम गरीबी हटाएंगे, वो 1962 तक आते आते विफल हो गया। कैसे विफल हो गया कि 1951 में भी प्रति व्यक्ति इनकम 284 रुपए थी और 1961 में वो 320, कोई कहता है 330, यानी बहुत कम प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम बढ़ी और संख्या गरीबों की ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए गरीबी हटाने का सारा नारा तो खोखला सिद्ध हो गया। गरीबी जवाहरलाल नेहरू नहीं हटा पाए। पंचवर्षीय योजनाएं जो उन्होंने बनाई थी उसके द्वारा कोई भारत की गरीबी नहीं हटी। ऊपर से सोवियत संघ की नकल करके उन्होंने क्या किया, पहले तो खेतों की हदबंदी करके लोगों के खेत छीन लिए। इसके बाद सोचा कि यहाँ उस तरह की चकबंदी नहीं चल सकती कि जबरन, जैसे वहां सोवियत संघ में क्या हुआ था, किसानों की जमीन छीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को दे दी गई और बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ के, कहीं हजारों एकड़ के बहुत बड़े फार्म होने लगे। उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑब्जर्व करती थी। किसान घर में बैठता था, तो किसानों को तो अपने खेत से प्रेम होता है, तो जब वो किसान नहीं रहे मालिक, किसान को वर्कर बना दिया, तो खेतों में उत्पादन कम गया। तो ये सब जवाहरलाल नेहरू को पता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसे मत करो कि खेतों से किसान का स्वामित्व हटाओ। तो असली मालिक तो हम ही हैं, राज्यकर्ता, लेकिन खेतों में किसानों को भी रहने दो।
तो ये हर क्षेत्र में चतुराई तो की, जैसे उन्होंने किसानों के पास रहने दिया, लेकिन सहकारी खेती को प्रमोट किया कि हम कुछ ऐसे करेंगे। उसी में विनोबा जी को पटाया कि भूदान आंदोलन चलाओ तो वो लोग दान देंगे तो हम बड़े बड़े चक बना देंगे, यानी अकल लगाते रहे। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि राजनेता देश के लिए बुद्धि चलाए ये बहुत थोड़े लोगों में, प्रधानमंत्रियों में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू में था और इस समय नरेंद्र मोदी में है। इसलिए अशोक सिंघल जी ने जब कहा कि नरेंद्र मोदी का उभार मुझे जवाहरलाल नेहरू की याद दिलाता है, तो बिल्कुल सही कहा था। बीच के लोग तो बस किसी तरह अपनी गद्दी बचाने को भिड़े रहे। जवाहरलाल नेहरू का यह था कि गद्दी मिल गई और उस समय देश के अधिकांश लोगों को लगता था कि अंग्रेज चले गए तो चलो गए ना, एक जान बची। तो सावरकर वगैरह सबका बयान आया कि कुछ भी हो अब हमको अपने बंधुओं से प्रेम ही रखना है, आरएसएस ने भी प्रेम रखा। तो सब लोग जवाहरलाल के प्रशंसक हो गए और जवाहरलाल ने अपनी राजनीति को एक तरह से गोपनीय रखा, क्योंकि इनमें से किसी से साझा नहीं किया, केवल अपने अफसरों से साझा करते थे। तो इस गोपनीयता के कारण वो अपरिचित और दूरी का भाव बना रहा। तो लोग कभी जवाहरलाल नेहरू की राजनीति को जज नहीं कर पाए। तो जवाहरलाल नेहरू के हमने गुण बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, भारी इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ाई, ये गुण था। सोवियत संघ की अंधी नकल की, अगर पश्चिमी यूरोप की तरह करते तो इन चीजों से बहुत लाभ होता, लेकिन वो नहीं किया। लेकिन साथ ही जवाहरलाल नेहरू के जो गुण हैं उसमें से एक तो लोकतंत्र है, दूसरा जो आजकल कोई सिवाय मोदी जी के पहले किसी ने बोला ही नहीं कि जवाहरलाल ने साफ कहा था कि भाई हमको अभी ये समझ में आ रहा है कि सोवियत संघ वाला मॉडल ठीक है, मुझे जवाहरलाल नेहरू को, तो मैं समाजवाद के रास्ते पे चल रहा हूं, लेकिन हम इससे बंधे नहीं हैं। अगर ये फेल हो जाएगा तो दूसरा रास्ता अपना लेंगे। इसलिए उनको प्रैग्मेटिक सोशलिस्ट कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कभी नहीं कहा कि हम समाजवाद के ही मार्ग पर चलेंगे, लेकिन ये उनका गुण है, क्योंकि उनके बाद के सब नेता तो समाजवादी हो गए, फिर संविधान में ही समाजवाद शब्द घुसेड़ दिया और वर्तमान में भी संविधान में समाजवाद है और मोदी जी सहित सभी लोग उसी ढांचे पे चल रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि राज्य के पास शिक्षा, संचार माध्यम, व्यापार, सब चीजों का एकाधिकार रहेगा। ये जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ से सीखा और ये बात नरसिंह राव के समय तक लगातार रही। फिर जब अमेरिका का दबाव बढ़ा तो उदारीकरण और वैश्वीकरण की बात हुई, लेकिन फिर भी ढांचा सोवियत संघ वाला ही चल रहा है। आज भी भारत में जो प्रशासनिक ढांचा है वो बहुत कुछ सोवियत संघ वाला है, जिसमें कि शिक्षा सरकार के हाथ में है, संचार माध्यमों पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण है, लेकिन साथ ही अमेरिका वगैरह का जो नेटवर्क बिछ गया है उसके कारण जो विदेशी प्रभाव वाले चैनल हैं उनको मनमानी छूट भी है। तो भारत में एक अजीब सी स्थिति है। जवाहरलाल के समय पूर्ण नियंत्रण था शासन का, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू ने मॉडल बनाया था कि शासन ही, अर्थात व्यवहार में क्या है, सरकारी अफसर ही तय करेंगे कि लोगों को क्या पढ़ाया जाए क्या ना पढ़ाया जाए, शिक्षा क्या है अशिक्षा क्या है। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही आवेग मूलक व्यक्ति भी थे इन सब विषयों में। तो वो कहते थे ये सही है, ये गलत है, यही शिक्षा होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये अंधविश्वास है, ये विज्ञान है, ये वैज्ञानिक चेतना है, ये साइंटिफिक टेम्पर है आदि। जो बिना किसी विषय का अध्ययन किए अपने जो प्रभाव हैं वो बोलते थे। तो उस अर्थ में भारत के सभी राजनेता उसी धारा के हैं। भारत का कोई राजनेता, प्रधानमंत्री आदि अभी तक ऐसे नहीं हुए जो कोई राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ हों, लेकिन या किसी भी विचारधारा के बड़े मर्मज्ञ विशेषज्ञ हों, लेकिन बातें सब विचारधारा की करते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू की नकल है। जवाहरलाल नेहरू भी बहुत सोशलिस्ट और ये सब बोलते थे और वस्तुतः उनको कोई खास सोशलिज्म से लेना देना भी नहीं था, उसका अध्ययन भी नहीं था। कम्युनिज्म का उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया था। सरसरी तौर पर कोई चीज पढ़ लेना फिर दावा करने लगना, जो जिस चीज में आप पीछे हैं उसी का दावा करना। तो बिना वैचारिक समृद्धि के, बिना विचारधारा का गहरा अध्ययन किए अपने को विचारधारा वाला बताना, ये राजनीति जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की और आज तक भारत में चल रही है। जबकि पश्चिमी यूरोप में कोई भी राजनेता अपने को विचारक नहीं कहता कहलवाता। वो तो देश के विषय में हमारी ये नीतियां हैं, हम इन सब को लेके चलेंगे। कोई किसी समूह को साथ लेता है, कोई किसी दूसरे समूह को, इस तरह से चलता है।
तो ये जो आइडियोलॉजी का सारा खेल है, ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया कि हम तो विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। यानी जो भी बदमाशी करनी थी, जैसे द्वितीय महायुद्ध में हिटलर का और नेताजी का विरोध करना था और अंग्रेजों का साथ देना था, तो क्या कह दिया, ये नहीं कहा कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे, ये तो पुराने राजा महाराजा या यूरोप के लोग भी करते हैं। इन्होंने तो कहा नहीं नहीं, हम तो लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ हैं। यानी अपने राजनीतिक चाल को कोई वैचारिक आवरण देना, ये जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, जो भारत के प्रत्येक नेता ने अवलंबन किया है। जबकि किसी भी नेता को कोई खास राजनीतिक विचारधारा का ज्ञान नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। राजनीति तो राजनीति है ना, राजनीति का काम है या तो आप सारे समाज का हित सोचिए, और या तो फिर कुछ खास लोगों को बढ़ाइए, कुछ दूसरों को दबाइए। दो ही तरह की राजनीति होती है और तो कुछ होती नहीं। लेकिन बिना विचारे अपने को बिना विचार का ज्ञान हुए अपने को विचारक कहना और कहलवाना, ये लेनिन और स्टालिन से सीखकर जवाहरलाल नेहरू ने भारत में अपनाया और आज तक चल रहा है। एक दूसरे शिक्षा, जिस भारत में शिक्षा की महानतम परंपरा रही है विश्व में, आज सारे विश्व के लोग स्वीकार करते हैं, उस भारत में शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में रखकर सरकारी अफसर जो शिक्षा के विषय में कुछ भी नहीं जानते, लॉ एंड ऑर्डर जानते हैं, कानून और व्यवस्था संभालना जानते हैं, उनको शिक्षा का भी निर्धारक बना दिया। और व्यापार भी, पहले तो बहुत समय तक पूरी तरह व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल जाता था यहाँ से, तो उसमें अफसर जाते थे, आईएएस अफसर। आईएएस अफसर क्या जाने बिजनेस क्या है, लेकिन जाते थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी कैसे चलाएंगे, आईएएस अफसर तय करते हैं आज भी। यहाँ तक कि सेना के विषय में भी सैन्य सचिव जो है सैन्य मामलों का, वो तय करता है। तो ये तो यूरोप में कहीं नहीं है, अमेरिका में भी कहीं नहीं है, ये तो सोवियत संघ का मॉडल है। और ये भाजपा के शासन में भी चल रहा है कि शिक्षा को, व्यापार को, सैन्य मामलों को, संस्कृति को ऐसे अफसर तय करेंगे जो इन विषयों में कुछ भी नहीं जानते। साधारण आदमी जितना गली का, कूचे का, मोहल्ले का जानेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनको इन सब विषयों का अधिकारी, नियंत्रणकर्ता बना दिया जाता है। और अफसर जो है उसके जरिए अपने आप को किसी विचारधारा विशेष का दिखाते रहते हैं और नेता इसी में खुश रहते हैं कि अफसर जो है हमारा प्रचार अच्छा कर रहा है। तो ये जो मॉडल है कि अयोग्य लोगों को सारे शासन के सूत्र सौंप देना, शासन में संबंधित शाखा के विशेषज्ञों को उचित स्थान नहीं देना, ये नेहरू का मॉडल है जो आज तक चल रहा है। भारत जैसे महान देश की शिक्षा को अनपढ़ किस्म के अफसर, शिक्षा के विषय में, शास्त्रों के विषय में जो अनपढ़ हैं, ऐसे अफसर तय करें। साइंस टेक्नोलॉजी को भी वो अफसर तय करें जिन्होंने केवल लॉ एंड ऑर्डर के विषय में पढ़ा है, और सेना को भी वो अफसर तय करें जो लॉ एंड ऑर्डर के विषय में जानकार हैं। ये विचित्र सा मॉडल जो किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं है, वो भारत में जवाहरलाल नेहरू लाए हैं। और इस अर्थ में अगर परंपरा का अवलंबन करें तो जवाहरलाल नेहरू को मानना होगा कि ये बहुत ही पराक्रमी, या बहुत ही, अगर आप विरोधी कहें तो कहते हैं राक्षसी, अन्यथा कहेंगे महाबली, महापराक्रमी कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ था कि आज तक सभी पार्टियां, सभी राजनेता, सभी प्रधानमंत्री उसी का अनुसरण कर रहे हैं। इसके बाद से किसी प्रधानमंत्री ने कोई और कल्पना ही नहीं की। जवाहरलाल नेहरू ने कल्पना तो की, वो कल्पना बहुत बुरी थी, सोवियत संघ के तर्ज पर हम देश को चलाएंगे, और उसमें वो बुरी तरह फेल हुए। अब समय कम है, बस 5 मिनट 2 बात और कहेंगे। तो जब वो फेल होने लगे, जब 1961 में ये लगा कि ये जो हमारा मॉडल है सोवियत संघ का गरीबी हटाने का, ये तो बुरी तरह फेल है, तो फिर वो बदहवास हो गए। बदहवास होके उन्होंने सोचा कि ये ऐसे करो, फिर अब साठगांठ करो, और हो सकता है तो यहाँ कम्युनिज्म आ जाए तो वो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि जनता से घबराने लगे। अन्यथा वो जनता के बहुत ही जनता के बीच में जाना बहुत पसंद करते थे, जनप्रिय व्यक्ति थे। लेकिन अब वो चीनी आक्रमण के बाद से, चीनी आक्रमण तो बाद में हुआ, इसके पहले ही जब ये योजना सब फेल हो गई तो वो घबराने लगे। तो उन्होंने माओ जेदुंग से दोस्ती की स्टालिन के कहने पर, और उसको कहा कि अब तुम बढ़ो यार, तुम यहाँ हमारी मदद करना। तो उन्होंने तिब्बत पर कब्जा करने दिया माओ जेदुंग को स्टालिन के कहने पर, और फिर भारत का भी एक हिस्सा कब्जे में जाने दिया। और जैसा प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने बड़े विस्तार से प्रमाणों के साथ बताया है कि
चीनी सेना को रसद की पूर्ति और सैनिक सहायता भी जवाहरलाल नेहरू के इशारे पर भारत की ओर से दी गई। भारत के सैनिक गए कई जगह, जहां उनके लिए पुल बनाया, सड़क बनाई, ताकि वो तिब्बत पर कब्जा करें, और उनको चावल भेजा गया, खाद्य सामग्री भेजी गई। तो एक तरह से तिब्बत पर चीन का कब्जा जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना से कराया कि बाद में कश्मीर सहित इस पूरे इलाके में एक बड़ा कम्युनिस्ट राज्य हो जाएगा। और शायद उन लोगों ने, और खोज होनी चाहिए, हो सकता है उन्होंने कहा हो कि अगर तुम कम्युनिस्ट शासन बनवा दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, भारत में भी पूरा तुम्हारा एकाधिकार कर देंगे। जब क्या किया था पता नहीं, लेकिन ये सच है कि तिब्बत पर चीन का कब्जा जवाहरलाल नेहरू ने स्टालिन के कहने पर माओ से दोस्ती की और करा दिया। तो एक तरह से तो ये राष्ट्रद्रोह ही माना जाएगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रद्रोह कर सकते हैं, ये कम से कम भारत के किसी नेता ने कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए चीन के बढ़ते समय लोग बौखलाए तो बहुत कि ये क्या हो रहा है, कमजोरी क्यों कर रहे हो, लेकिन किसी ने सिवाय राम मनोहर लोहिया के और किसी ने जवाहरलाल नेहरू को कभी देशद्रोही नहीं कहा। लेकिन उन्होंने तिब्बत पर चीन का कब्जा कराया और भारत का भी एक हिस्सा चीन को दे दिया और चीन को कब्जा करने दिया। और शायद उनकी योजना थी कि कश्मीर वगैरह तक चीन बढ़ाए, अक्साई चीन में तो बढ़ ही गया है। तो इस तरह उन्होंने अपनी राजनीति के लिए बहुत से अंतरराष्ट्रीय पैक्ट किए और उसमें देश का कोई ध्यान नहीं रखा। शिक्षा और संस्कृति में तो देश को उन्होंने कुछ गुना ही नहीं, जो उनके मन में आ जाए वो करेंगे। और यही पैटर्न भारतीय राजनीति में चला है कि हर पार्टी वो एक तथाकथित एजेंडा जारी करती है कि हम शिक्षा में ये करेंगे, संस्कृति में ये करेंगे। ये संसार में कहीं नहीं होता। यूरोप के किसी भी देश में शिक्षा की नीति क्या बनती है, इंग्लैंड में बनेगी तो वहां का जो प्रोटेस्टेंट चर्च है उसके हेड्स होंगे और लोग होंगे बड़े विद्वान, उनकी सहायता से बनेगी। शिक्षा की नीति सदा जिस समाज के लिए वो शिक्षा है उसकी परंपरा के, ज्ञान परंपरा के विशेषज्ञ विद्वानों के परामर्श से होती है। लेकिन यहाँ तो साहब नेताजी चाहते हैं, नेताजी का पार्टी, पहले जवाहरलाल नेहरू विचारक थे, फिर वही विचारक बने रहे, फिर मोरारजी देसाई स्वयं भी अपने को विचारक ही मानते थे। हो सकता है कि मूत्र पीने से कोई विचारक हो जाता हो तो वो विचारक रहे। फिर अटल जी जो हैं वो कभी गांधीवादी, समाजवाद, कभी कुछ भी आए बाएं साएं बोलते रहे। अब मोदी जी भी विचारक हैं। शिक्षा नीति बन रही है तो रमेश पोखरियाल निशंक भी विचारक, तो से सलाह करके सरकार कुछ भी शिक्षा बना देती है। भारत में इतने बड़े बड़े ज्ञान परंपरा है, अद्वैत दार्शनिक हैं, योग के दार्शनिक हैं, सांख्य के दार्शनिक के दार्शनिक लोग हैं, शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं। महान परंपरा है धर्म शिक्षा की, दर्शन शिक्षा की, संस्कृति शिक्षा की। कला के एक से एक जानकार हैं, भारतीय चित्रकला के इतने विशेषज्ञ जानकार हैं, भारतीय शिल्प कला के जानकार हैं, भारतीय समाज शास्त्र के जानकार हैं। किसी से सलाह नहीं ली जाती। तो नेता जो चाहेगा वैसी शिक्षा होगी और वो कुछ भी बना देगा। ये जवाहरलाल नेहरू का पैटर्न है जो अभी तक चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति जवाहरलाल नेहरू की विनम्र अनुयायी है और उनका ही अनुसरण कर रही है। तो इस अर्थ में जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं, पर वो निर्माता होना देश को खोखला करने वाला है, देश की परंपराओं का नाश करने वाला है, देश की प्रतिभाओं की उपेक्षा करने वाला है, अपनी पार्टी के अथवा अपने से जुड़े मामूली लोगों को देश के भाग्य के निर्णायक पदों पर बिठाने वाला है। शिक्षा जैसा पद, ज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी अपने परिचित को बैठा देंगे, वही यूजीसी का चेयरमैन हो जाएगा, वही कुछ हो जाएगा। उसकी भारत की ज्ञान परंपरा से उसका क्या रिश्ता है, उसका क्या विशेषज्ञ है। आपने भारत के सभी शंकराचार्यों और धर्माचार्यों की परिषद क्यों नहीं बुलाई, उसके आधार पर शिक्षा नीति क्यों नहीं बनाई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से एक तरह से राजनीतिक समूह जिसमें अधिकांश लोग इंटेलेक्चुअली लुम्पेन ही होते हैं, कम जानकार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बिना विचारे नारेबाजी और बकवास करने वाले, ये शिक्षा, संस्कृति, धर्म, व्यापार सब चीजों का नियंत्रण करें। तो जाहिर है कि स्वयं तो कर नहीं सकते, तो एन मौके पे जो अपने पास व्यापारी आ गया उससे सलाह ले ली, जिसने अप्रोच कर लिया उससे कर लिया। तो ये बौद्धिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत अराजकता के दौर में है और इसका पूरा दायित्व जवाहरलाल नेहरू का है, लेकिन अभी तक चल रहा है। तो इस अर्थ में
आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू हैं, पर वो आधुनिक भारत इस अर्थ में कि उसमें भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की उद्योग परंपरा, भारत की शिल्प परंपरा, भारत की समाज परंपरा, भारत की विधि परंपरा, न्याय परंपरा, सबको हाशिए में डालकर थोड़े से लोग जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, पूरे पढ़े लिखे नहीं भी हों, अंग्रेजी का कचरा ज्ञान भी रखते हों, क्योंकि जवाहरलाल खुद कोई बहुत अंग्रेजी के जानकार नहीं थे, अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी दर्शन के जानकार नहीं थे, थोड़ी अंग्रेजी भाषा वाला बोलना आता था। तो ऐसे लोग देश के भाग्य का निर्णय कर रहे हैं, ये तो देश को डुबाने वाली बात है। तो जो देश की ज्ञान परंपरा, न्याय परंपरा, विधि परंपरा, शास्त्र परंपरा, शिल्प परंपरा, व्यापार परंपरा, सबके प्रति लंपटता का भाव रखने वाली राजनीति के प्रवर्तक आदि पुरुष जवाहरलाल नेहरू हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय राजनीति अभी भी जवाहरलाल नेहरू का ही अनुसरण कर रही है। पार्टियों का केवल नाम है, अलग अलग अंगों में कुछ बल है। कोई भावात्मक रूप से राष्ट्र भाव का ज्यादा बात करता है, वो राष्ट्र, और तो राष्ट्र की बात तो कभी कभी जवाहरलाल भी बड़े आवेग से करते थे, है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, उसमें मनमानी, मतलब भारत के विषय में पढ़े हो चाहे नहीं, भारत पर लिख दिया। तो ये जो है ज्ञान शून्य नेताओं के द्वारा ज्ञान का दावा करना, ज्ञानी होने की दावेदारी, ये वर्तमान भारतीय राजनीति का मुख्य लक्षण है और इसके जनक, इसके प्रवर्तक जवाहरलाल नेहरू हैं। तो इस अर्थ में जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता हैं। उनके पक्ष में अच्छी बात यह है कि वो लोगों से सचमुच प्रेम करते थे और उन्होंने लोकतंत्र को रहने दिया, जिससे कि आज ये स्थिति है कि हम लोग ये सब बात कर सकते हैं। अन्यथा कम्युनिस्ट शासन होता, कम्युनिस्ट शासन उन्होंने बड़ी चतुराई से नहीं आने दिया, उसमें भले उनका निजी विचार हो, भय हो, जो भी कारण हो, लेकिन ये देश के लिए बड़ा शुभ हुआ। तो लोकतंत्र जो बना हुआ है उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू ही उत्तरदायी हैं। बस इतना ही आज कहना है। नमस्कार। जी गुरुजी, आपने जितना कहा है उतना कहना, ये सुनना भी जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में शुरू से लेकर अंत तक, और अंत में जो आपने एक पॉजिटिव नोट जो दिया है कि कम्युनिस्ट शासन उन्होंने किसी भी तरीके से चतुराई से नहीं आने दिया, और ये भारत का आज का लोकतंत्र हम देख पा रहे हैं उसके लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि हालांकि आज के कार्यक्रम में हमें प्रश्नोत्तर सत्र लेना था, क्योंकि आज लेकिन 27 मई एक विशेष दिवस पड़ गया, इसलिए आज हमने आधुनिक भारत के दिशा निर्धारण में नेहरू जी की भूमिका जो है उस पर ये कार्यक्रम लिया है। लेकिन अगले गुरुवार को एक लाइव प्रश्नोत्तर सत्र होगा रात को 9 बजे। तो आपके जो प्रश्न हैं इतिहास के बारे में, जो पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये जो पिछले 4-5 कार्यक्रम हमने किए हैं गुरु जी के साथ में, उनसे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर भेजिएगा, और हम चाहेंगे कि उन प्रश्नों को अगले सत्र में सम्मिलित किया जाए, और लाइव चैट में जो भी प्रश्न आपके होंगे उनको भी जरूर लिया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, और इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी आपके विचार हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके साझा कीजिएगा। तो ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद सभी दर्शक जिन्होंने इतना साथ, सहयोग, समर्थन हमें दिया और निरंतरता बनाए रखते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। गुरुजी, आपका लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए और इतनी सुंदर जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते, वंदे मातरम, जय भारत। नमस्कार, जय भारत।